तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का 2021 वाला पेपर। और हम क्या करेंगे, हम पहले बायोलॉजी फटाफट से ख़त्म कर लेते। तो चलिए देर ना किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल सेल टाइप्स is commonly found in the inner surface of the fallopian tube। तो पूछा है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर वाले सरफेस पे, इनर सरफेस पे कौन सा एपिथेलियल सेल फाउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सिलेटेड एपिथेलियम, बी क्या है कॉलमनार, सी क्या है स्क्वामस एपिथेलियम एंड डी क्या है क्यूबॉइडल। तो हमको पता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कौन सा एपिथेलियल सेल फाउंड करता है, सिलिएटेड। क्यों फैलोपियन ट्यूब में क्यों सिलिएटेड एपिथेलियम मिलता है, बिकॉज देखो फैलोपियन ट्यूब में जब ओवम से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में जो फिम्ब्रे फैलोपियन ट्यूब के जो फिम्ब्रियाई होते हैं वो इस ओवम को अपने अंदर निगल लेते हैं। फिर फैलोपियन ट्यूब में जब सिलेटेड एपिथेलियम होगा तो उसके मदद से, उसके हेल्प से जो सेकेंडरी oocyte है वो फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पर, यूटेरस में आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए सिलेटेड एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब में होना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ ओवा के मूवमेंट के लिए और सेकेंडरी oocyte के मूवमेंट के लिए। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, सिलिएटेड। तो चलिए फटाफट से हम एपिथेलियम सेल्स की जो एग्जाम्पल्स है वो फटाफट से देख लेते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की चांस पूरा पूरा है। तो पहले आते हैं स्क्वामस एपिथेलियम के एग्जाम्पल। स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलता है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के वॉल में एंड एयर सेक्स ऑफ द लंग्स में। ठीक, अच्छा स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है डिफ्यूजन करना और फिल्ट्रेशन करना। ये दोनों इसका फंक्शन है, क्या, डिफ्यूजन करना और फिल्ट्रेशन करना। इसीलिए ही तो ये ब्लड वेसल्स में और एयर सेक्स ऑफ द लंग्स में पाया जाता है। ठीक, अब दूसरे पे आता है, दूसरा क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलता है, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड, ट्यूब्यूल्स ऑफ द ग्लैंड्स में डक्ट्स ट्यूब्यूल्स यहाँ पर मिलते हैं एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन की जो ट्यूबुलर पार्ट है उसमें ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ पर, पीसीटी पर प्रेजेंट है, एलएच में प्रेजेंट है, डीसीटी में प्रेजेंट है एंड सीडी कलेक्टिंग डक्ट, ये सारों में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक, क्यों पाया जाता है, बिकॉज ये सारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन देखो, फंक्शन है सिक्रेशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन दोनों का, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का भी फंक्शन है और कॉलमनर एपिथेलियम, इन दोनों का फंक्शन ही है एब्जॉर्प्शन करना एंड सिक्रेशन करना। इसलिए ही तो नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट से वहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है। अब कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल कहाँ कहाँ मिलता है, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड स्टोमक में कॉलमनर एपिथेलियम मिलता है। और सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ मिलता है, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, इन सारे पार्ट में मिलते हैं एंड फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब में मैंने तो बताया उसका फंक्शन क्या है, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई में, और अपर पार्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर पार्ट है उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम मिलता है बिकॉज जो डस्ट पार्टिकल्स है और भी जो एयर का छोटे छोटे बबल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल, इन सारों को मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पर सिलेटेड एपिथेलियम, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड ट्रैकिया में सिलेटेड एपिथेलियम पाया जाता है। और एयर सेक्स में, बट एल्वियोलाई में क्या पाया जाता है, एल्वियोलाई में स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, ये याद रखना। ठीक, ये चारों के एग्जाम्पल आप कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या है, नॉट एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट पर जोड़ दो। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, सेकंड क्या है, कॉनिडिया ऑफ पेडिसिलियम, थर्ड क्या है, जूस्पोर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास एंड फोर्थ क्या है, जेबुल्स ऑफ स्पॉन्जी। देखो गैमेट वर्ड आज आ गया, मतलब गैमेट
इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से जुड़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। गैमेट वर्ड आ गया मतलब ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नॉट पूछा है कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बिकॉज जो आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा है वो क्लैडोफोरा की सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कॉनिडी ऑफ पेडिसिलम ये एसेक्सुअल है, जूस्पोर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास ये भी एसेक्सुअल है, एंड जेम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जी ये भी एसेक्सुअल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। कौन सा पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब समझो, पैलिंड्रोमिक मतलब आगे से भी पढ़ो तो आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो, दोनों ही एक प्रोनाउंसिएशन होगा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एक होगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, मलयालम क्या है, मलयालम। देखो मलयालम अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो मलयालम, एंड मैं यहाँ से भी पढ़ूँ, अगर मैं आगे से पढ़ूँ तो मलयालम, और पीछे से भी पढ़ूँ, देखो मलयालम पीछे से भी पढ़ूँ तो एक ही जैसा है। तो इसको ही हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो अब ऑप्शंस पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 प्राइम है, GAATTC 3 प्राइम है, और अगर सामने से मैंने पढ़ा, अब पीछे से पढ़ो, पीछे से भी क्या है, 5 प्राइम GAATTC है। तो मैंने सामने से भी जो पढ़ा, पीछे से भी वही रीडिंग आ रहा है, वही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो ये सीक्वेंस क्या है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बी पर आते हैं। बी पर क्या है, 5 प्राइम GAACTTC, और यहाँ पर क्या है, 5 प्राइम GAAGCT। तो ये तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन पर GAAGTC और GACTTC ये भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में GACCAG और CTGGTC नहीं, ये भी नहीं है, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 बोल रहा है, सम इंडिविजुअल स्टार्ट स्नीजिंग व्हेन द पोलन कंटेंट इज हाई इन द एयर। कुछ पीपल को होता है, कुछ इंडिविजुअल को होता है, जब पोलन कंटेंट मतलब पोलन मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट का, वो क्या है, वो अगर एयर में हाई हो जाए और वो अगर हमारी नोज़ की कंटेक्ट में आ जाए तो हमको छींक आ जाती है, ठीक। तो ये क्यों होता है, बिकॉज पोलन पोलन कुछ कुछ इंडिविजुअल के तरह पोलन एक एंटीजन की तरह बिहेव करता है, इसलिए। और एंटीजन है तो एंटीबॉडी तो आना ही चाहिए। तो पूछा क्या है, पूछा है प्राइमरली व्हिच आईजी आइसोटाइप विल दिस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस एज एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो पोलन तो एंटीजन की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमसे पूछा है कौन सा एंटीबॉडी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा। हमको पता है कि जब एलर्जी के केस में IgE एंटीबॉडी आता है, और ये एक एलर्जी की बात है, बिकॉज पोलन कुछ कुछ टाइम पर कुछ इंडिविजुअल के केस में एक एलर्जी की तरह बिहेव करता है, और एलर्जी आ गया तो कौन सा एंटीबॉडी आएगा, IgE एंटीबॉडी आएगा, ठीक। तो चलिए इस ये जो हमने तो पांचों एंटीबॉडी का पढ़ा है, पांचों एंटीबॉडी का डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो चलिए इन पांचों एंटीबॉडी का स्पेशल फीचर और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो फटाफट से हम कर लेते हैं। देखो IgG जो है वो 80% है अपने बॉडी में, वो मैक्सिमम है, उसका नंबर क्या है, वो मैक्सिमम है नंबर में, ठीक। IgA 10 to 15% है, IgM क्या है, IgM 5% है, IgD 1% है, और IgE लेस देन 1%। IgE मिनिमम है अपने बॉडी में, ठीक। ये परसेंटेज आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, सब सिर्फ याद रखना कि IgG मैक्सिमम है और IgE क्या है, मिनिमम है, ठीक। अब ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, आपको पता होगा एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम जब ड्रॉ करते हैं तब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दो हेवी चेन है, ये जो दो है ये दो हेवी चेन है, और ये दो लाइट चेन है। तो इसलिए हम एंटीबॉडी को H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, दो हेवी चेन और दो लाइट चेन, ठीक। और पैराटोप क्या है, पैराटोप मतलब एंटीजन का वो पोर्शन जिसमें
एंटीबॉडी का वो पोर्शन जिसमें एंटीजन आकर बाइंड करता है। तो पैराटोप मैंने क्या कहा, एंटीबॉडी का वो पोर्शन जिसमें एंटीजन आकर बाइंड करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये जो साइड है, यहाँ पर आके एंटीजन बाइंड करता है, तो इसको हम पैराटोप कहते हैं। और आईजीजी में पैराटोप की नंबर क्या है, पैराटोप आप देख पा रहे हो, 2 पैराटोप हमको सीन आ रहा है। ठीक, और ये कैसा स्ट्रक्चर है, अगर ये एक ही वाई जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आईजीजी क्या है, आईजीजी मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर है। अब आईजीए की अगर हम बात करें तो आईजीए में 2 ऐसे वाई स्ट्रक्चर है, तो इसको हम कहते हैं बाईवैलेंट स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बाईवैलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। पैराटोप की नंबर क्या है, आप देख सकते हो, पैराटोप 4 इन नंबर है। अब आते हैं आईजीएम पर। आईजीएम कैसा है, आईजीएम पेंटावैलेंट है। देखो 5 वाई जैसे स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसको पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको दिख रहा है पैराटोप कितने नंबर है, पैराटोप 10 इन नंबर है। अब आईजीडी में, ये में भी आईजीजी जैसा स्ट्रक्चर है, ये मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर है, 2 पैराटोप के नंबर है। आईजीई भी सेम मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर है और 2 पैराटोप है। ठीक, अब ये क्या है, आईजीजी स्मॉलेस्ट साइज। अगर साइज के बारे में हम सोचे, साइज के बारे में आप बोले तो साइज में आईजीजी सबसे स्मॉलेस्ट है। आईजीए के बारे में, और आईजीएम सबसे लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है। आईजीएम क्या है, आईजीएम लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, और आईजीजी क्या है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है। किसमें, साइज के अनुसार। ठीक, अब स्पेशल फीचर में आते हैं। आईजीजी का स्पेशल फीचर क्या है, आईजीजी प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकता है। एकमात्र केवल एक ही मात्र जो आईजीजी है वो ही केवल प्लाजेंटा को क्रॉस कर पाता है, और कोई एंटीबॉडी क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक, एकमात्र जो आईजीजी है वही प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकता है। और क्या है, और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। आईजीजी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में गिव आउट करता है। मतलब आईजीजी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब देखो, पहली बार अगर एंटीजन हमारे बॉडी में अटैक करे तो उसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी निकलता है, आईजीएम निकलता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में। अगर वो एंटीजन दोबारा हमारे बॉडी पर अटैक करे तो उसको हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी निकालता है, आईजीजी एंटीबॉडी निकालता है। ठीक, अब आईजीए के कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। आईजीए आपको पता होगा कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट है। कोलोस्ट्रम मतलब जो मदर के बच्चे होने के बाद जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम मतलब बहुत येलो कलर का, गाढ़ा येलो कलर का जो मिल्क होता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और उसी कोलोस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज बच्चे की इम्यूनिटी के लिए भी आईजीए बहुत ज़रूरत होता है। तो वो कहाँ से आता है, कोलोस्ट्रम से ही आता है। ठीक, अब आईजीएम में मैंने बता दिया कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम प्रोड्यूस होता है। आईजीडी का कोई स्पेशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आईजी में ही एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, आईजीई एंटीबॉडी। और आईजीई एंटीबॉडी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, मास्ट सेल में प्रेजेंट है और बेसोफिल में प्रेजेंट है। बिकॉज ये दो सेल भी एलर्जिक रिएक्शन में मदद करता है। तो आईजीई एंटीबॉडी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, मास्ट सेल में और बेसोफिल में। तो ये कुछ डिफरेंस और कुछ स्पेशलाइज्ड पॉइंट है इन 5 जो एंटीबॉडी के लिए, तो ये आप तैयार कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हिच ऑफ दीज फैक्टर्स इज लीस्ट लाइकली, क्या है, लीस्ट लाइकली टू कॉज डेविएशन करेगा कहाँ से, फ्रॉम द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हमसे बोला है कि कौन सा वो फैक्टर है वो लीस्ट लाइकली कॉज करता है डेविएशन, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से डेविएशन कराता है, बट लीस्ट लाइकली।
ठीक, आपको हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम तो पता ही होगा। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है, किसी भी पॉपुलेशन में क्या कहता है, किसी भी पॉपुलेशन में एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन अप टू जनरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हार्डी-विनबर्ग साहब ने हमको बोला था। क्या बोला था, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी जेनरेशन अप टू जेनरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और हार्डी-विनबर्ग ने एक फॉर्मूला भी दिया था, आपको याद होगा, P प्लस क्यू इजिकल टू 1, जहाँ पर P क्या है, P है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और Q क्या है, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा और हमेशा 1 रहेगी। ये हार्डी-विनबर्ग साहब ने बोला था। और एक फॉर्मूला था p² प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। ये p² क्या है, p² अगर हम टॉल और ड्वार्फ ले तो ये क्या है, ये प्योर टॉल जीन है। 2p इंटू क्यू क्या है, हाइब्रिड जीन है, हाइब्रिड टॉल का जीन है। और क्यू² क्या है, प्योर ड्वार्फ का जीन है। ठीक, इसका वैल्यू भी 1 आएगा। 1 मतलब कांस्टेंट। एलील की फ्रीक्वेंसी, ये तो जो एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जनरेशन अप टू जनरेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो हार्डी-विनबर्ग में कुछ कंडीशन थे। क्या क्या कंडीशन थे, कि पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना होगा और रैंडम मीटिंग करना पड़ेगा। उनमें जो पॉपुलेशन है, उनमें जो पॉपुलेशन में जो स्पीसीज है उनको रैंडम मीटिंग करना पड़ेगा। और पॉपुलेशन की साइज़ क्या होना होगा, पॉपुलेशन की साइज़ लार्ज होना होगा। ठीक, और उसमें हार्डी-विनबर्ग में जो डेविएशन आते हैं वो कौन कौन से फैक्टर है जो डेविएशन लाते हैं। एक तो उसमें म्यूटेशन है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है और रिकॉम्बिनेशन है। ये सब है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में डेविएशन लाते हैं। क्या क्या, म्यूटेशन, जेनेटिक फ्लो, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये सब लोग हार्डी-विनबर्ग में डेविएशन लाते हैं। बट जो रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज है, अगर पॉपुलेशन साइज रिडक्शन भी हो जाए तो इनके तो कंपेयर में वो कम ही डेविएशन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, बिकॉज म्यूटेशन, जीन फ्लो, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये तीनों अगर हो जाए तो डेविएशन होने की चांस बहुत ज़्यादा है। बट रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, अगर पॉपुलेशन का साइज लार्ज है बट उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हो गया तो डेविएशन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना इन तीनों के कंपेयर में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मोटिवेटेड बाय द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ एंड द वर्क ऑफ एवरी मैकलियोड एंड मैकर्डी टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यह है, हमको पता है कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था और एवरी मैकलियोड मैकर्डी ने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फाउंड करने के लिए। अभी तो हमको पता है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, बट उसके उस टाइम में हमको पता नहीं था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। तो वो आरएनए भी हो सकता था, प्रोटीन भी हो सकता था, बट डीएनए भी हो सकता। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने वो आइडेंटिफाई करना, वो प्रूव करना चालू कर दिया था, एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आखिर है कौन। अभी तो हमको पता है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, बट उस टाइम में हमको पता नहीं था। तो क्या कहा है, ए साइंटिस्ट रीडिजाइंड एंड परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट विथ ए स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एज समराइज्ड इन द टेबल बिलो। तो एक टेबल हमको दिया है, क्या है, ग्रिफिथ और ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, इन साइंटिस्ट लोगों के मोटिवेशन से ये एक साइंटिस्ट ने अपना ही एक एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया था। जैसे कि आप लोग भी किसी किसी इंसान की बातों से और इंसान की जो बिहेवियर है उससे आप लोग भी मोटिवेटेड हो जाते हो और आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हो। तो वैसे ही एक साइंटिस्ट भी था, वो भी पागल था, वो भी मोटिवेटेड हो गया और वो भी एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। तो देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या है, ट्रीटमेंट, यहाँ पर टेबल में ट्रीटमेंट, एक तरह तो ट्रीटमेंट दिया गिवन है और एक तरफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हमको गिवन है। तो ट्रीटमेंट 1 में हमको क्या है, एस्ट्रेन क्या है, एस्ट्रेन हीट किल इंजेक्टेड इनटू माइस। ओ, एस्ट्रेन और आर्ट्रेन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एस्ट्रेन क्या है, एस्ट्रेन वीरुलेंट, एस्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रेन को हमको वीरुलेंट बोलते हैं एस्ट्रेन को। अगर एस्ट्रेन किसी माइस के अंदर इंजेक्ट करा दिया तो एस्ट्रेन की मदद से वो माइस क्या होगा, माइस डाई हो जाएगा, माइस मर जाएगा। क्यों, बिकॉज एस्ट्रेन मतलब जो स्मूथ है, एस्ट्रेन क्या है, एस्ट्रेन स्मूथ है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई तो
न्यूमोनिया के 2 स्ट्रेन है, बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन है, एक ए स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। ए स्ट्रेन जो है, ए स्ट्रेन विरुलेंट है और आर स्ट्रेन क्या है, आर स्ट्रेन विरुलेंट नहीं है। तो ए स्ट्रेन क्या है, ए स्ट्रेन स्मूथ होने की दौरान जो हमारा डब्ल्यूबीसी है और जो माइस का डब्ल्यूबीसी है उससे ए स्ट्रेन क्या होगा, ए स्ट्रेन फिसल जाएगा। तो ए स्ट्रेन माइस को मर देगा, न्यूमोनिया होने के बाद माइस मर जाएगा। ठीक। तो और आर स्ट्रेन क्या है, आर स्ट्रेन मतलब रफ, आर स्ट्रेन, आर का मतलब होता है रफ। रफ होने के दौरान डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी उसको पकड़ पकड़ के मार देता है। पकड़ पकड़ के मार दिया तो माइस क्या होगा, माइस तो जिंदा रह जाएगा। माइस बोलेगा मैं जिंदा हूँ यार, माइस क्या, माइस लाइव हो जाएगा। ठीक। अब एक्सपेरिमेंट में आते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया है उन्होंने, इस स्ट्रेन को हिट किल कर दिया है। देखो हिट किल का मतलब ए स्ट्रेन क्या है, ए स्ट्रेन मर गया है, ए स्ट्रेन मर गया है बट डीएनए नहीं मरा है। बिकॉज आपको पता होगा डीएनए क्या है, डीएनए थर्मोस्टेबल है। डीएनए क्या है, डीएनए थर्मोस्टेबल है बट डीएनए वीक हो गया है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन की जो औकात है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो पावर है वो उसको वो मर गया है। ट्रांसफॉर्मिंग की जो पावर है वो ख़त्म हो गई है। बट इस स्ट्रेन बट डीएनए ज़िंदा है। बिकॉज डीएनए बोलता है कि डीएनए मैं थर्मोस्टेबल हूँ, मैं ज़िंदा हूँ बट मेरा पावर क्या है, मेरे पावर वीक हो गया है बस। तो अब अगर हम स्ट्रेन हिट किल को माइस में इंजेक्ट करेंगे तो माइस क्या हो, माइस जिंदा रह जाएगा। माइस यहाँ पर क्या होगा, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के में क्या होगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट माइस क्या होगा, माइस लाइव रहेगा। बिकॉज ए स्ट्रेन हिट किल कर दिया है, बिकॉज ए स्ट्रेन को हिट किल कर दिया तो डीएनए वीक हो जाएगा तो उसमें माइस में वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, न्यूमोनिया नहीं कर पाएगा। ठीक। तो चलिए अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बढ़ते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, ए स्ट्रेन हिट किल है। अब ए स्ट्रेन हिट किल है बट उसके साथ हमने आर स्ट्रेन लाइव को इंजेक्ट कर दिया है, टुगेदर इंजेक्टेड इनटू माइस। तो देखो एस्टेन हिट किल है, डीएनए वीक हो गया है बट डीएनए थर्मोस्टेबल है। अगर वो डीएनए को स्ट्रेन में जो डीएनए है उसको अगर आर स्ट्रेन मिल गया, वो भी लाइव अगर आर स्ट्रेन मिल गया तो आर स्ट्रेन में भी क्या है, आर स्ट्रेन में आर स्ट्रेन की तरह आर स्ट्रेन की डीएनए है। और एस स्ट्रेन में क्या है, एस स्ट्रेन में वीक जो डीएनए, बट इस डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन की पावर आर स्ट्रेन की डीएनए देखते ही ट्रांसफॉर्मिंग की पावर वो जाग उठेगा। तो डीएनए जो एस स्ट्रेन की जो वीक डीएनए है वो आर स्ट्रेन में जाकर आर स्ट्रेन की डीएनए को उस एस स्ट्रेन में बदल देगा। इसको ही हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर देखो अगर आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाए तो एस स्ट्रेन का तो इन्फेक्शन पावर आ गया, मतलब वो माइस को तो इन्फेक्ट कर देगा, माइस को न्यूमोनिया भी हो जाएगा एस स्ट्रेन की वजह से। तो ट्रीटमेंट 2 में क्या होगा, ट्रीटमेंट 2 में माइस क्या हो जाएगा, माइस डाई हो जाएगा, माइस क्या होगा, माइस मर जाएगा। ठीक। बिकॉज एस स्ट्रेन की जो डीएनए है, एस स्ट्रेन में जो डीएनए है वो वीक है बट वो थर्मोस्टेबल है, वो वीक है बट वो थर्मोस्टेबल है। अगर हमने उसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया तो एस स्ट्रेन की जो डीएनए है वो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देगा एस स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन को किस में ट्रांसफॉर्म कर देगा, एस स्ट्रेन में। अगर एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो माइस तो डाई हो जाएगा। बिकॉज माइस को क्या होगा, माइस को उस दौरान न्यूमोनिया हो जाएगा बिकॉज एस्ट्रेन लाइव आ गया है, बिकॉज एस्ट्रेन लाइव आ गया है। ठीक। अब ट्रीटमेंट 3 में देखते हैं। ट्रीटमेंट 3 में क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स आइसोलेटेड फ्रॉम द एस्ट्रेन। अब एस्ट्रेन से हिट किल एस्ट्रेन है, हिट किल एस्ट्रेन से हमने न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए को आइसोलेट कर लिया है। डीएनए वीक है, हिट किल मतलब डीएनए वीक है बट इसका ट्रांसफॉर्मिंग पावर अभी भी जिंदा है, ये थर्मोस्टेबल है। और आर स्ट्रेन हमने लाइव ले लिया है और हमने क्या किया है, इनक्यूबेटेड विथ आरएनएस एंड इंजेक्टेड इनटू माइस। तो हमने उसमें और क्या मिला है, आरएनएस मिला है। आरएनएस क्या करता है, आरएनएस क्या करता है, आरएनए को मार देता है, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक। बट डीएनए से उसका कोई लेना देना नहीं, डीएनए से उसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आरएनए से उसका लेना देना है। और आरएनएस आरएनए को मार देता है, डीएनए को कुछ नहीं करता। तो अगर हम यहाँ से डीएनए को तो ऊपर वाली ये जो कंडीशन है ये भी एक ही कंडीशन है। तो यहाँ पर भी माइस क्या होगा, यहाँ पर भी माइस डाई हो जाएगा, यहाँ पर भी माइस न्यूमोनिया से मर जाएगा।
अब ट्रीटमेंट 4 में आता है। ट्रीटमेंट 4 में क्या कह रहा है, न्यूक्लिक एसिड्स आइसोलेटेड फ्रॉम द एस स्ट्रेन। हीट के लिए यहाँ पर भी एस स्ट्रेन क्या लिया है, हीट्रिन। तो एस स्ट्रेन से न्यूक्लिक एसिड निकाला है, मतलब डीएनए आइसोलेट किया है, और उसमें क्या मिक्सअप किया है, आर स्ट्रेन, वो भी लाइव आर स्ट्रेन मिक्सअप किया है, और यहाँ पर इनक्यूबेटेड विद डीएनए एंड इंजेक्टेड इनटू माइस। बट अब यहाँ पर क्या मिला है, डीएनए मिलाया है। डीएनए मिलाया है मतलब डीएनए क्या करेगा, डीएनए को तो डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेन से आया था उसको तो डीएनए डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब इस स्ट्रेन की कोई डीएनए नहीं रहेगा, मतलब वो न्यूमोनिया नहीं कर पाएगा। इस स्ट्रेन की डीएनए न्यूमोनिया नहीं कर पाएगा बिकॉज डीएनए तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो माइस क्या रहेगा, माइस लाइव रहेगा, माइस नहीं मरेगा। ठीक, ये समझ में आया। फिर हम ट्रीटमेंट 5 में आते हैं। ट्रीटमेंट 5 में क्या है, ए स्ट्रेन लाइव। अब लाइव स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, अगर लाइव स्ट्रेन हमने इंजेक्ट कर दिया माइस में तो माइस क्या हो जाएगा, माइस डाई हो जाएगा बिकॉज स्ट्रेन लाइव में, स्ट्रेन में जो डीएनए है वो डीएनए माइस को न्यूमोनिया से मार देगा। अब ट्रीटमेंट 6 में क्या है, आर्ट स्टेन लाइफ। अब हमने आर्ट स्टेन लाइफ इंजेक्टेड, मैंने पहले भी बताया आर्ट स्टेन की औकात नहीं है माइस को मार सके। तो माइस क्या रहेगा, माइस जिंदा रहेगा, माइस बोलेगा मैं जिंदा हूँ, लाइव रहेगा। अब हमसे पूछा क्या है, फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो आइडेंटिफाई द आउटकम्स ऑफ द ट्रीटमेंट T1 to T6 ऑन द वायबिलिटी ऑफ द माइस। मतलब माइस क्या होगा, माइस का क्या होगा वो हमसे पूछा है। तो ट्रीटमेंट 1 में हमने देखा, अगर हम ऑप्शन मिलाए तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। पहले एक्सपेरिमेंट में लाइव है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट डाई है, थर्ड में डाई है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में लाइव है, फिफ्थ में डाई है, और सिक्स में लाइव है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following is or are produced by a plant during photosynthesis with far red light। देखो यहाँ पर फार रेड मतलब कि जिसका वेवलेंथ क्या है, जिसका वेवलेंथ 710 नैनोमीटर के आसपास है। ठीक, और हमें पता है कि 710 नैनोमीटर हो मतलब 680 नैनोमीटर से अगर ज़्यादा कोई वेवलेंथ अगर आए तो PS2 काम नहीं करेगा, और उस वक्त कौन काम करेगा, PS1 सिर्फ काम करेगा। PS1 मतलब फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 ही सिर्फ उस टाइम पे काम करेगा। ठीक, और हमें पता है फोटो सिस्टम 1 के पास कोई NADPH रिडक्टेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। ठीक, NADPH रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो NADPH एंड H प्लस प्रोड्यूस नहीं होगा इस टाइम पे। इसको क्या कहते हैं, इसको साइक्लिक, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम इसको बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंट में ATP प्रोड्यूस होने को हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और साइक्लिक क्यों, बिकॉज PS1 से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन निकाला होगा वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फिर वापस PS1 में आ जाएगा, तो इसीलिए इसको साइक्लिक बोलते हैं हम लोग। और इस साइकिल के दौरान ही इस साइकिल के बीचों बीच ही क्या ATP प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम किसी प्लांट के फोटोसिंथेसिस के दौरान फार रेड लाइट अगर हम दें उसको तो सिर्फ और सिर्फ ओनली ATP वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्या सिर्फ और सिर्फ ATP ही प्रोड्यूस होगी और कुछ नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक, और अगर PS1 और PS1 प्लस PS2 ये दोनों ही अगर फंक्शनल हो, मतलब फंक्शनल होने के लिए क्या क्या चाहिए, कंडीशन है कि 680 नैनोमीटर के कम या 680 नैनोमीटर उस लो लाइट फॉल करना चाहिए, इस वेवलेंथ की लाइट फॉल करना चाहिए लीफ पर। ठीक, तो ही ये दो फोटो सिस्टम वर्क करेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। इस दौरान अगर ये दोनों पार्टिसिपेट करे, दोनों फंक्शनल हो, तो दोनों एक्टिव हो, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, ATP बनता है। तब क्या बनेगा, ATP बनेगा, NADPH बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। ठीक, ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ये
तीनों प्रोडक्ट याद रख लेना, बिकॉज ये भी क्वेश्चन में आया गया है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में अगर PS1 एंड PS2 दोनों ही एक्टिव हो तो ATP बनते हैं, NADPH बनता है और O2 गैस बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन प्लांट्स एमोनियम आयन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटोनेशन ऑफ एमोनिया। हमको पता है कि एमोनिया को आप एक प्रोटोन दे दो, मतलब H+ दे दो, तो क्या बनेगा, NH4+ बनेगा, मतलब एमोनियम आयन बनेगा। ये तो केमिस्ट्री की बात है, आपको पता होगा। तो पूछा क्या है, व्हिच एंजाइम यूजेस दिस ammonium ions to convert an alpha keto acid and amino acid to an amino acid। तो पूछा है कौन सा एंजाइम ये एमोनियम आयन को यूज करता है अल्फा कीटो एसिड से अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ठीक है, ऑप्शन में पढ़ते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। यस, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस करता है, बिकॉज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बनाता है, मतलब ग्लूटामेट बनाता है। ग्लूटामेट क्या है, ग्लूटामेट एक तरह की अमीनो एसिड है, आपको पता होगा ग्लूटामेट एक तरह के अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार, इस क्वेश्चन के दौरान अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामेट मतलब एक अमीनो एसिड बना रहा है, तो वो कौन सा एंजाइम, और वो क्या, वो एमोनियम आयन को यूज करके बना रहा है। तो कौन सा एंजाइम ग्लूटामेट इस रिएक्शन में, ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस पार्टिसिपेट करता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन बी नाइट्रोजिनेस नहीं, नाइट्रोजिनेस एंजाइम तो एमोनिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब एमोनिया को N2 से एमोनिया को फिक्सेशन करने में नाइट्रोजनस एंजाइम मदद करता है। फिर ट्रांस एसिटाइलेस नहीं, ट्रांस एसिटाइलेस किस में पार्टिसिपेट करता है, एसिटाइलेशन रिएक्शन में, तो ये भी नहीं होगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनस नो, लैक्टेट डिहाइड्रोजनस तो रेस्पिरेशन की एंजाइम है, मतलब जब पाइरुविक एसिड से हम लैक्टिक एसिड पे जाते हैं तभी लैक्टेट डिहाइड्रोजनस एंजाइम आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द मैप ऑफ ए 4000 बेस पेयर प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड 4000 बेस पेयर की है। प्लाज्मिड DNA मार्किंग द लोकेशंस ऑफ डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट साइट्स इज शोन इन द फिगर बिलो। तो इस फिगर में, ये देखो इस फिगर में क्या है, इस फिगर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो कि कट साइट्स हमको गिवन है। द नंबर्स इन द ब्रैकेट्स इंडिकेट द बेस पेयर पोजिशन व्हेयर द एंजाइम कट। तो देखो ये ब्रैकेट में ये जो नंबर्स है ये क्या है, ये बेस पेयर की वो पोजीशन है जहाँ पर एंजाइम कट लगाता है, मतलब जहाँ पर एंजाइम कट लगाएगा उस साइट में जो बेस पेयर की पोजीशन है वो हमको ब्रैकेट में गिवन है। ठीक, दिस प्लाज्मिड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फर्स्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम PST1 एंड HIND3। तो पहले हमने क्या किया है, पहले हमने PST1 एंड HIND3 ये दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले हमने इसको कट किया है, मतलब कॉम्प्लीटली इसको डाइजेस्टेड किया है ये दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक, देन विद इको R1 और सेल1, देन उसके बाद हमने इको R1 और सेल1 से उसको कट लगाया है, मतलब डाइजेस्टेड किया है इस प्लाज्मिड DNA को। तो पूछा क्या है, द फाइनल डाइजेस्टेड प्लाज्मिड इज एनालाइज्ड बाय द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हमने उस प्लाज्मिड को, वो कटा हुआ जो प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड कटेगा तो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में हमको मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चारों ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाया है। तो कितना, तो फोर फ्रैगमेंट हमको मिलेगा, 4 फ्रैगमेंट हमको मिलेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्टेड करने की बात। तो हमने उसको क्या किया है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसका जो बैंड है, जितना भी बैंड पड़ेगा उसका कितना बेस पेयर होगा, ये हमको पता चल जाता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, ये इस वाला प्लाज्मिड का डायग्राम है और ये सब ब्रैकेट में बेस पेयर
हमको गिवन है, ठीक। और प्लाज्मिड का नाम देखो कैसा है, XYZ21 प्लाज्मिड का नाम है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली, क्या है, करेक्टली रिप्रेजेंट्स द बैंड साइज इन बेस पेयर ऑब्टेन इन द जेल। तो जेल में जो बैंड का साइजेस होगा बेस पेयर में, वो जो ऑब्टेन होगा उसका हमको बोलना है कि कौन सा बैंड हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दिखेगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर पहले हमने PST1 और HIND3 से कटा है, तो देखो यहाँ पर हमने कट देते हैं। तो PST1 देखो यहाँ पर कटता है, तो इस तरह से कटेगा। और क्या कटा है, HIND3 ने कटा है, तो HIND3 भी कटेगा। ये एक बैंड हमको दिखेगा, ये एक फ्रैगमेंट मिलेगा और ये एक फ्रैगमेंट मिलेगा, ठीक। ये दोनों फ्रैगमेंट मिलेगा। फिर क्या किया है, फिर इको R1 और सेलो 1 से कटा है। तो इको R1 मतलब, ठीक, इसके बीचों बीच इको R1 है, ये कटेगा, मतलब ये एक फ्रैगमेंट, ये एक फ्रैगमेंट, ये दो फ्रैगमेंट मिलेगा। और सेलो 1 ने कटा, सेलो 1 यहाँ पर है, तो यहाँ से ये यहाँ से कटेगा। तो यहाँ पर एक फ्रैगमेंट है और यहाँ पर एक फ्रैगमेंट है। देखो चारों फ्रैगमेंट हमको मिल गया, ये एक फ्रैगमेंट, ये एक फ्रैगमेंट, ये एक फ्रैगमेंट, ये एक फ्रैगमेंट। चार हमको बैंड्स मिल गए, मतलब चार फ्रैगमेंट मिल गया। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमको चार बैंड देखने को मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 800 बेस पेयर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1700 बेस पेयर है। तो ये जो फ्रैगमेंट है इसका बेस पेयर क्या होगा, इसका जो बेस पेयर होगा वो 1700 से, हम क्या करेंगे 1700 से 800 माइनस कर देंगे, तो क्या बचा होगा 900। तो इसका इस फ्रैगमेंट का बेस पेयर क्या है, इस फ्रैगमेंट का बेस पेयर, तो इस फ्रैगमेंट का देखो, इस फ्रैगमेंट का क्या होगा, 1920 में से अगर हम 1700 को घटाए तो क्या क्या आएगा, 220 आएगा। तो इस फ्रैगमेंट का बेस पेयर क्या होगा, 220। फिर इस फ्रैगमेंट में आते हैं, इस फ्रैगमेंट का क्या होगा, इस फ्रैगमेंट का 200 से हम 1920 को घटा देते हैं। 1920 को घटा देंगे तो क्या आएगा, तो आएगा ना, क्या आएगा, 540 आएगा, क्या आएगा, 540 आएगा। तो यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में क्या है, 220, फिर 540, फिर 900, हमको ये सारे बेस पेयर मिले। यहाँ पर कहीं पर भी 900 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और 2340 कैसे है मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर हम ये सारा बेस पेयर की जो पोजीशन गिवन है डिस्टिंक्शन एंजाइम को, अगर ये हम इन चारों को ऐड करें तो ये 4000 बेस पेयर से क्या है ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज प्लाज्मिड का गिवन है कि 4000 बेस पेयर ही आना चाहिए, ठीक। तो अगर हम 2460 से 800 को माइनस करेंगे तो थोड़ा कम आएगा, जो आंसर होगा उससे थोड़ा कम आएगा। क्या आएगा, 1660 आएगा अगर हम 2460 से 800 को माइनस करें। तो ये तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ही आएगा, बिकॉज हमको गिवन है प्लाज्मिड 4000 बेस पेयर की है, तो इससे ज़्यादा आएगा। तो इससे ज़्यादा क्या है, यह 2340 इससे ज़्यादा है, ठीक। और हमको तो वैसे भी ऑप्शन में मिल गया कि ये बैंड आएगा 220, 540 और 900। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में ये तीनों 9000 नहीं है, तो यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विथ लीफ टेम्परेचर फॉर टू प्लांट। तो दो प्लांट हमको गिवन है P1 एंड P2 एंड ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ लीफ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ लीफ का जो टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। P1 एक प्लांट 1 है और प्लांट 2 है। तो यहाँ पर इस ग्राफ से देखो प्लांट 2 को ज़्यादा टेम्परेचर में उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, ज़्यादा है, ठीक। और हमको ये पता है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर में, मतलब 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसका हाई होता है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो आसानी से कर सकते हैं। C4 प्लांट
मतलब जो मेई, सोरगम इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि P2 क्या हो सकता है, P2 C4 होगा, और P1 क्या होगा, P1 बिल्कुल C3 प्लांट होगा। C3 प्लांट में टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना से है, 20 से 30 तक ही है। 20 से 30 तक ही मतलब 20 से 30 तक ही हमारा जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है, मतलब जिस टेम्परेचर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, जिस टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस होने की चांस ज़्यादा है। ठीक, और हमको ये बात भी पता है जो ट्रॉपिकल में जो प्लांट्स उगते हैं, उन ट्रॉपिकल प्लांट्स में टेम्परेचर ऑप्टिमम ज़्यादा होते हैं, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा उसको ज़रूरत है किसको, ट्रॉपिकल प्लांट्स को। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स को ज़्यादा टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इससे ये बात भी हमको समझ आ गया कि प्लांट 2 क्या हो सकता है, प्लांट 2 ट्रॉपिकल प्लांट होगा, और प्लांट 1 क्या हो गया, प्लांट 1 टेम्परेट होगा। टेम्परेट प्लांट मतलब जो इक्वेटर के आसपास जो प्लांट्स होते हैं उसको टेम्परेट प्लांट बोलते हैं। ठीक, तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट 1 एंड प्लांट 2। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या है, प्लांट P1 इज अ C3 प्लांट। यस, प्लांट P1 C3 है। हैविंग टेम्परेट एडेप्टेशन, यस टेम्परेट एडेप्टेशन है। whereas प्लांट P2 इज a C4 प्लांट। यस, प्लांट P2 C4 है। और विथ ट्रॉपिकल एडेप्टेशन, यस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द फिगर 1 रिप्रेजेंट्स टू कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स लाइक एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे रिस्पॉन्स के मुताबिक हमने फिगर 1 को रिप्रेजेंट किया है। फिर क्या है, द फिगर 2 रिप्रेजेंट टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स लाइक टाइप ए एंड टाइप बी विथ रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी सर्फेस, उनका बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के अनुसार हमने फिगर 2 को डिवाइड किया है। क्या है, बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के मुताबिक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो डायग्राम हमको गिवन है। एक तो पहले तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के साथ एक्सटर्नल टेम्परेचर का डायग्राम। आपको पता होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक्स है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होने के दौरान भी वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या है, फिक्स रहता है। इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल्स बर्ड्स है, जैसे कि हम लोग मैमल्स हैं, ये दो रेगुलेटर है। बिकॉज एक्सटर्नल टेम्परेचर जो कुछ भी होना, क्यों, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अपने को नहीं चेंज करना है। ठीक, और वाई क्या है, वाई कन्फर्मर है। वाई क्या है, कन्फर्मर है। कन्फर्मर मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होने के दौरान अपने इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी चेंज कर देता है। देखो, ये प्रोपोर्शनल लिमिट में बढ़ता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना चेंज होगा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी उतना ही चेंज होगा। ये कन्फर्मर का जो है फीचर है। तो कॉन्फर्मर कौन कौन से लोग होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के, और जो कोई भी किंगडम है, जो कोई भी ग्रुप है वो कन्फर्म में आ जाता है। ठीक, और सेकेंड ग्राफ क्या क्या है, सेकेंड ग्राफ है सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम के साथ ये ग्राफ गिवन है। तो टाइप ए में क्या है, टाइप ए में सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का जो रेशियो है वो ज़्यादा है, और टाइप बी में वो कम है। आपको पता होगा सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो किन किन का ज़्यादा होता है, लाइक स्मॉल एनिमल्स का लाइक हमिंग बर्ड, जो छोटे छोटे से जो एनिमल्स है उनका सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो क्या है, ज़्यादा होता है। बिकॉज वो छोटा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, बट उसका जो सरफेस एरिया है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा स्मॉल एनिमल्स के मदद से, स्मॉल एनिमल्स के साथ। ठीक, और टाइप बी में क्या है, टाइप बी में सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो कम है। टाइप बी क्या क्या हो सकता है, लाइक जो लार्ज एनिमल्स है उनका सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो कम
होगा। ठीक, और पूछा क्या गया है, विच कॉम्बिनेशन मोस्ट सुइटेबली रिप्रेजेंट्स द एलोइंग द फॉलोइंग एनिमल्स इन द ऑर्डर, लाइक पहले क्या गिवन है, पहले है हमिंग बर्ड, सेकेंड क्या है, सेकेंड क्रोकोडाइल, थर्ड फ्रॉग एंड लास्ट में पोलर बियर। तो हमिंग बर्ड हमको पता है, हमिंग बर्ड बर्ड आ गया, मतलब बर्ड क्या है, रेगुलेटर है, तो बर्ड बिल्कुल एक्स होगा, हमिंग बर्ड एक्स होगा, और हमिंग बर्ड छोटा सा एनिमल है तो वो टाइप ए में आएगा। तो फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का एक्स ए आएगा। देखो एक ही ऑप्शन में है एक्स से, यहाँ पर तो एक्स बी, यहाँ पर वाई बी, यहाँ पर वाई ए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्स ए होगा, एक्स के साथ ए जाएगा। फिर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल आपको पता होगा, क्रोकोडाइल तो बर्ड्स एंड मैमल्स में नहीं पड़ते, क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल्स है, और रेप्टाइल्स क्या होता है, रेप्टाइल्स कॉन्फॉर्मर होता है, तो क्रोकोडाइल का वाई आएगा, और क्रोकोडाइल का साइज बड़ा है तो वो टाइप बी में आएगा, तो वाई के साथ बी आएगा, देखो वाई के साथ बी। फिर फ्रॉग, फ्रॉग क्या है, फ्रॉग तो एम्फीबियंस में आते हैं, और एम्फीबियंस भी क्या होते हैं, कॉन्फर्मर होते हैं, तो वाई आएगा, फ्रॉग वाई आएगा। और फ्रॉग, फ्रॉग तो छोटा सा है, फ्रॉग तो छोटा सा एनिमल है, तो उसमें टाइप ए आएगा। ठीक, पोलर बियर, पोलर बियर क्या है, पोलर बियर तो मैमल्स है, मैमल्स है तो वो रेगुलेटर में आएगा, मतलब एक्स आएगा। और पोलर बियर तो बहुत बड़ा होता है, लार्ज एनिमल होता है, तो टाइप बी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, which one of the following physiological functions is common, क्या है, is common between the small intestine, किस किस के बीच में, small intestine and the renal tubules, इन दोनों के बीच में कॉमन चीज, कॉमन फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, ये हमसे पूछा गया है। किस किस के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेनल ट्यूबल्स, रेनल ट्यूबल्स मतलब, रेनल ट्यूबल्स मतलब नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, नेफ्रॉन का, लाइक बाउमन्स कैप्सूल, देन पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हिनले, देन डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारा रेनल ट्यूबल्स का पार्ट है। देखो सीडी जो कलेक्टिंग डक्ट है वो रेनल ट्यूबल का पार्ट नहीं है, बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट में आपको पता होगा, कलेक्टिंग डक्ट में जगह जगह पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स का क्या होगा, बहुत सारे नेफ्रॉन्स का डीसीटी, बहुत सारे नेफ्रॉन्स का डीसीटी ओपन होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन, एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, तो रेनल ट्यूबल्स का भी पार्ट नहीं होगा कलेक्टिंग डक्ट एक सिंगल नेफ्रॉन का। ठीक, अब चलिए ऑप्शंस में जाते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, यस ये हो सकता है, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन तो मेन जगह है, वो मेन प्लेस है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन के बाद, डाइजेशन के बाद देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते जो लार्ज पार्टिकल्स है, लार्ज फूड पार्टिकल्स सच एस कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन्स, देन फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट केस में ग्लूकोज, देन फ्रुक्टोज, देन गैलाक्टोज, ये सारे लोग, प्रोटीन्स के केस में अमाइनो एसिड, एंड लिपिड्स के केस में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होते हैं। ठीक, और रेनल ट्यूबल्स में भी क्या होता है, हमको पता है कि रेनल ट्यूबल्स में से भी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। आपको पता होगा कि पीसीटी से 100% ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्या होता है, 100% ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसमें से, पीसीटी से। ठीक, तो देखो एक्सक्रीशन तो नहीं होगा, बिकॉज एक्सक्रीशन लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सक्रीशन नहीं होता। फिर डी में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स का तो एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं, किसका एब्जॉर्प्शन होते हैं, अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है, बिकॉज प्रोटीन्स एक लार्ज पार्टिकल है और अमाइनो एसिड एक सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड है, तो अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होगा, प्रोटीन्स का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 13 क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीसीज टू द करेस्पॉन्डिंग नेम्स ऑफ इंटरेक्शन। तो यहाँ पर हमको नेम ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीसीज गिवन है, और इस जगह पर हमको नेम ऑफ इंटरेक्शन, कौन कौन सा इंटरेक्शन शो करता है ये एनिमल्स, वो
गिवन है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हार्बीवोर्स एंड प्लांट्स। देखो हार्बीवोर्स, देखो हार्बीवोर्स क्या होता है, प्लांट ईटिंग, प्लांट को खाता है। हार्बीवोर्स क्या होता है, प्लांट को खाता है। और प्लांट को खाता है मतलब ये एक तरह की क्या है, प्रीडेशन है, ये एक तरह की प्रीडेशन है। जहाँ पे हार्बीवोर क्या है, हार्बीवोर प्रीडेटर है, और प्लांट्स क्या है, प्लांट प्रे है। हम प्रीडेशन हम लायन और डियर का ये पढ़ते हैं कि लायन डियर को खा जाएगा। तो यही प्रीडेशन हम पढ़ते हैं, प्रीडेशन के एग्जाम्पल। बट देखो यहाँ पर हार्बीवोर एंड प्लांट्स भी, ये भी एक प्रीडेशन का ही एग्जाम्पल है। फिर आता है कुकू एंड क्रो। कुकू एंड क्रो में हमको पता है क्या दिखता है, ब्रूड पैरासिटिज्म दिखता है। ब्रूड मतलब बच्चे को, मतलब जो कुक्कू है, कुक्कू अपने बच्चे को मतलब अपने अंडे को क्या करता है, क्रो की नेस्ट में, क्रो की घोंसले में डाल देता है। और क्रो क्या करता है, अपने बच्चे के साथ कुक्कू के बच्चे को भी आ, देखता है, देखभाल करता है। ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, आपको पता है। फिर है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। सी एनिमोन और क्लाउन फिश क्या है, कॉमेंसालिज्म के एग्जाम्पल। कॉमेंसालिज्म मतलब देखो सी एनिमोन का कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस नहीं होता है क्लाउन फिश के होने से, बट क्लाउन फिश का प्रॉफिट होता है सी एनिमोन के रहने से। बिकॉज सी एनिमोन के पास क्या है, सी एनिमोन के पास टेंटाकल्स है, मतलब डेंजरस, उसमें डेंजरस टेंटाकल्स है। तो क्लाउन फिश क्या होता है, क्लाउन फिश सी एनिमोन के बीचों बीच, सी एनिमोन के पास और बीचों बीच उसका रहता है। तो क्लाउन फिश क्या होगा, क्लाउन फिश जो उसका जो प्रीडेटर है, उसका प्रीडेटर से वो बच जाता है, किसके दौरान, सी एनिमोन के दौरान। बिकॉज सी एनिमोन के पास टेंटाकल्स होते हैं। ठीक, टेंटाकल्स बहुत उसमें पॉइजन होते हैं टेंटाकल्स के पास। तो कोई भी प्रेडेटर अगर आए क्लाउन फिश को खाने के लिए, तो सी एनिमोन उसको बचा लेता है। ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉमेंसालिज्म का। बट सी एनिमोन का कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता क्लाउन फिश के होने से। फिर फोर्थ है फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया, मतलब लाइकेन। आपको पता है कि लाइकेन किसका, लाइकेन फंगस एंड एल्गी का होता है। बट यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया अगर हो तो भी इसको लाइकेन ही बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन के पास क्या आ जाएगा, म्यूचुअलिज्म। बिकॉज फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया, फंगस के रहते हुए साइनोबैक्टीरिया का भी प्रॉफिट हो रहा है, और साइनोबैक्टीरिया के रहते हुए फंगस का भी प्रॉफिट हो रहा है। बिकॉज साइनोबैक्टीरिया फंगस को रहने की जगह देता है, और फंगस उसके पश्चात क्या देता है, उसके पश्चात फंगस उसको क्या देता है, ऑर्गेनिक फूड्स देता है, इनऑर्गेनिक फूड्स देते हैं। बिकॉज जो मिट्टी से, वो जो मिट्टी से क्या क्या, मिट्टी से मिनरल देन वाटर, ये एब्जॉर्ब करके साइनोबैक्टीरिया देता है। और साइनोबैक्टीरिया फिर क्या देता है, साइनोबैक्टीरिया फिर N2 मतलब नाइट्रोजन के मुताबिक फूड, नाइट्रोजन फूड एंड देन ऑर्गेनिक फूड, ये सब देता है फंगस को। ठीक, तो ऑप्शन मिलाते हैं, चले आओ। वन का बी, तो वन का बी, फिर टू का सी, यहाँ पर तो टू का कोई भी सी नहीं है। थ्री का डी और फोर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द फॉलोइंग इवेंट्स आर एसोसिएटेड विथ मियोसिस। तो मियोसिस में द इवेंट्स, ये चारों इवेंट्स हमको गिवन है। क्या क्या है, अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल, फॉर्मेशन ऑफ म्यूटिक स्पिंडल, फॉर्मेशन ऑफ कायस्माटा एंड फॉर्मेशन ऑफ साइनोप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। देखो मियोसिस में पहले तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है। एंड मियोसिस 1 बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो प्रोफेज और उसको भी प्रोफेज 1 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज प्रोफेज 1 को भी हम 5 स्टेप पर, 5 मतलब जो 5 इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आता है लेप्टोटीन, उसके बाद आता है जाइगोटीन, उसके बाद आता है पैकाइटिन, उसके बाद आता है डिप्लोटीन, और उसके बाद आता है डायकाइनेसिस। ये पांचों स्टेप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, किसको, प्रोफेज 1 को। ठीक, तो पहले इवेंट में, तो पहले इवेंट क्या होगा, पहला इवेंट बिल्कुल लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये दोनों में होगा। तो देखो
ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट पहले क्या होगा, पहले साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब आपको पता है कि ये जो डाइवैलेंट, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों के बीच में, ये दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच क्या आ जाता है, साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक, और ये कौन सा स्टेज का, कौन सा स्टेज का एग्जाम्पल है, जाइगोटिन। ये जाइगोटिन का इवेंट है। ठीक, जाइगोटिन फेज का इवेंट है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर तो सबसे पहला कौन आएगा, सबसे पहले 4 आएगा। सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो सबसे पहले तो 4 आएगा, 4 आएगा, तो बी और डी काट दो। फिर क्या आएगा, फिर आएगा अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। फिर पैकाइटिन फेज में क्या आता है, पैकाइटिन फेज में रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल आता है। उसके दौरान ही तो रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। मतलब पैकाइटिन में आपको पता है कि ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक, और ये रिकॉम्बिनेशन के लिए हमको तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स की ज़रूरत है। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होगा, ये पैकाइटिन में। तो 4th के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो 4th के बाद 1 आएगा, यहाँ पर तो नहीं है, तो देख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। फिर पढ़ लेते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ कायस्मेटा। फिर कायस्मेटा की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज देखो कायस्मेटा मतलब ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन दोनों के बीच में तो जो रिकॉम्बिनेशन हो गया है। फिर ये जो एक्स जैसे, फिर ये दो क्रोमोसोम मतलब हटने लगेगा, दूर जाने लगेगा, दूर जाने लगेगा, या एक दूर जाने लगेगा इन दोनों के बीच से। तो यहाँ पर जो एक शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको ही हम कायस्माटा बोलते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ कायस्माटा किस स्टेप में, किस फेज में होता है, डिप्लोटिन फेज में क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ कायस्माटा। और डायकाइनेसिस में क्या होता है, कायस्माटा का दूर होना, दो सिस्टर क्रोमोसोम का, दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उन दोनों का सेपरेशन होना किस फेज में होता है, डायकाइनेसिस में। और कायस्माटा की फॉर्मेशन किस फेज में होता है, डिप्लोटिन में। फिर लास्ट में आएगा 3 उसके बाद, और लास्ट में आएगा सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ मियोटिक स्पिंडल। और ये कहाँ पर होता है, डायकाइनेसिस के एकदम लास्ट फेज में, लास्ट स्टेप में क्या होता है, मियोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन। ठीक, तो ऐसे करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, which of the following floral formula represents a zygomorphic flower। क्या है, zygomorphic flower है with diadelphous androecium and superior ovary। ठीक, डायडेल्फस मतलब जो एंथर, जो एंड्रोइसियम है, एंड्रोइसियम के दो पार्ट होता है, एक फिलामेंट और एक एंथर। जो फिलामेंट है, ये देखो, ये जो फिलामेंट है ये एक तरफ, और ये जो फिलामेंट है ये एक तरफ, मतलब दो ऐसे बंडल होगा, दो ऐसा बंडल होगा एंड्रोइसियम का। ठीक, और पोलेन का, ये दो ऐसा बंडल होगा, उसे हम डायाडेल्फस कहते हैं। आपको डायाडेल्फस का एग्जाम्पल याद होगा क्या, डायाडेल्फस का एग्जाम्पल है पी है डायाडेल्फस का एग्जाम्पल। ठीक, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मतलब, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मतलब एक ही प्लेन से हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ही प्लेन से हम जो फ्लावर है उस फ्लावर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक का साइन कैसा होगा, ऐसा जाइगोमॉर्फिक, ये परसेंटेज जैसा साइन है जाइगोमॉर्फिक का। तो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो, अब हमसे क्या है, डायडेल्फस एंड्रोइसम। डायडेल्फस एंड्रोइसम मतलब एंड्रोइसम को 2 बंडल होगा, जैसे कि 9 ब्रैकेट में क्लोज और एक फ्री है। ठीक, तो ये हो सकता है डायडेल्फस एंड्रोइसम। ये देखो, ये तो नहीं हो सकता बिकॉज इसमें एक ही है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी एक ही है, और ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी एक ही है। तो इसमें देखो, इसमें 2 तरह के बंडल है, तो प्लस 9 बंडल प्लस 1 बंडल, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये फैबेसी जो फैमिली है, वो फैबेसी फैमिली का ये
फॉर्मूला है, याद रख लेना। तो ये क्या है, ये कोरोला है, ये है कोरोला, ये क्या है, ये है कैलिक्स, ये है एंड्रोइसियम और ये है गाइनोसियम। ये देखो ये सुपेरियर ओवरी क्यों है, बिकॉज ये देखो गाइनोसियम के नीचे अंडरलाइन है इसलिए। तो इसी के साथ हमने बायोलॉजी के पूरे 15 सवाल कर लिए हैं। अगर इस सवाल में मैंने जो किया है उसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ हमको कमेंट में बोलिएगा। और थैंक यू फॉर ऑल। और मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास में है। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड थैंक यू, लास्ट ऑफ ऑल थैंक यू।